शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक शैक्षणिक निर्णय देश में एक किस्म के असंतोष की नींव रख देगा। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाने का आदेश दिया था और वो चाहते थे कि राष्ट्र एक भाषा के रूप में जुड़ सके। लेकिन तमिल समाज को यह निर्णय किसी संस्कृति के संगम जैसा नहीं बल्कि पहचान पर हमले जैसा महसूस हुआ और यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला बड़ा भाषाई आंदोलन, जिसने ये साबित कर दिया कि भाषा सिर्फ संवाद नहीं, स्वाभिमान और सत्ता से जुड़ा विषय है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। करने कुछ गए थे और हो कुछ गया। दोस्तों, तब से लेकर आज तक भारत में कई भाषाई झगड़े देखे गए हैं। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रगतिशील राज्यों में भी भाषा को लेकर टकराव तेज हुआ है और अब हालात इतने ज्यादा जटिल हो गए हैं कि भाषाई असहमति धीरे धीरे हिंसा और नफरत के ज्वालामुखी में बदलती जा रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में हाल ही में जो घटनाएं घटित हुईं, वो ये याद दिलाती हैं कि अगर भाषा को राजनीति और पहचान का हथियार बना दिया जाए तो उसका अंजाम सिर्फ संघर्ष होता है। तो सवाल ये है कि क्या भारत अपनी भाषाई विविधता को सहेज पाएगा या फिर यह विविधता उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे सी राजगोपालाचारी से शुरू हुआ यह विवाद आज इतना गंभीर हो गया। त्रिभाषा सूत्र क्या है? संविधान में भाषा को लेकर क्या प्रावधान है? 8वीं अनुसूची क्या कहती है? दोस्तों, भाषाई विवाद को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में भारतीय संविधान के भाषा संबंधी प्रावधानों और आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रश्नों के तहत ये पूछा जा सकता है। वहीं मेंस में ये जीएस पेपर 1 के भारतीय समाज में विविधता और जीएस पेपर 2 के संविधान, संघीय संरचना व केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हो सकता है। इसके अंतर्गत आधिकारिक भाषा, भाषाई अस्मिता, क्षेत्रीय भाषाओं की मांग और भाषाई आंदोलन जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। अगर आप देश सेवा आईएएस आईपीएस बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का। क्योंकि अब स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी लेकर आया है यूपीएससी आईएएस की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर। क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी आईक्यू का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। जीएस फाउंडेशन, सीसेट, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। और सबसे खास बात, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू ऐप। सोचिए, आप एक इंडियन हैं लेकिन किसी दूसरे राज्य में बसते हैं। आपकी भाषा आपका अपराध बन जाती है। आपका नाम, आपकी जुबान, आपकी पहचान, सब कुछ शक के घेरे में आ जाता है। महाराष्ट्र में खासकर मुंबई, ठाणे और नासिक जैसे क्षेत्रों को मराठी में अनिवार्य रूप से बोलने का दबाव होता है। गैर मराठी लोगों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन ऐसा आम तौर पर लो इनकम ग्रुप के लोगों के साथ किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र में रहने का तो मराठी बोलने का। अब जिसको नहीं आती वो क्या करे? जुलाई 2025 में मीरा रोड पर एक मिठाई दुकानदार को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर रहा था। इससे पहले वर्ष 2008 में भी
MNS के नेतृत्व में बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों पर हमले हुए थे। दूसरी ओर कर्नाटक में प्रो कन्नड़ आंदोलनों में कई बार और गैर कन्नड़ भाषाई समुदायों के लिए मुश्किलें खड़ी की गईं। दिसंबर 2023 में बेंगलुरु में कई दुकानों के साइनेज सिर्फ कन्नड़ में नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की थी। बेलगावी में भाषा विवाद के चलते KSRTC बस चालक पर हमला हुआ, जिससे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद और ज्यादा भड़क गया। हम किस भाषा में बात करें, यह अब हमारी सोच नहीं, हमारी चॉइस नहीं, हमारे लिए एक रिस्क बन गया है। अब महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में बिहार, झारखंड या फिर दूसरे पिछड़े इलाकों से पलायन एक मजबूरी भी है और संपन्न राज्यों की जरूरत भी। हाल ही में महाराष्ट्र के बड़े नेता ने यह बयान दिया कि हर दिन लाखों लोग रोजगार की तलाश में यहां आते हैं। ऐसे संपन्न राज्यों पर दबाव तो पड़ता ही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा अब एक कल्चरल आइडेंटिटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल हथियार बन गई है? क्या एक नेशन के अंदर अब कई सारे लिंग्विस्टिक नेशंस बन रहे हैं? क्या संविधान में दी गई भाषाई समानता अब एक मिथ है? क्या हिंदी बनाम तमिल, कन्नड़ बनाम मराठी, बंगाल बनाम असमिया जैसे झगड़े हमें कल्चरल सुपर पावर बनने से रोक रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भाषा अब विवाद का नाम बन चुकी है? दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भारत में भाषाई विवाद सिर्फ आजादी के बाद शुरू हुआ, तो जरा रुकिए। इसकी शुरुआत तो अंग्रेजों के समय यानी औपनिवेशिक दौर में ही हो चुकी थी और इसका पहला बड़ा उदाहरण हमें साल 1937 में देखने को मिलता है, दक्षिण भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में। उस वक्त भारत ब्रिटिश राज में था, लेकिन कुछ राज्यों में आंशिक चुनाव होते थे। 1937 में जब चुनाव हुए तो मद्रास में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने C राजगोपालाचारी, जिन्हें लोग प्यार से राजा जी कहते थे। वो गांधी जी के बेहद करीबी और पढ़े लिखे ईमानदार नेता माने जाते थे। अब राजा जी ने एक फैसला लिया कि स्कूलों में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाए। यानी तमिलनाडु, जो कि तब मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा हुआ करता था, उसके स्कूलों में बच्चों को हिंदी जरूर पढ़ानी होगी, चाहे उनकी मातृभाषा तमिल ही क्यों ना हो। सुनने में यह फैसला देश की एकता के लिए ठीक लग सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में लोग इस बात से नाराज हो गए। खासकर तमिल समाज को लगा कि यह उनकी भाषा और उनकी पहचान पर हमला है। उनके लिए सिर्फ एक पढ़ाई की बात नहीं थी ये भाषा, ये सवाल था कि हम पर उत्तर भारत की भाषा क्यों थोपी जा रही है। तभी सामने आए पेरियार E.V. रामास्वामी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाते थे। उन्होंने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और कहा कि हिंदी थोपना ठीक वैसा ही है जैसे कोई हमें गुलाम बना रहा हो। भारत में हिंदी भाषा का वही स्थान बनने वाला है जैसा विश्व में अंग्रेजी का। पेरियार ने इसे द्रविड़ संस्कृति के खिलाफ साजिश बताया। इसके बाद तो मानव आंदोलन में आग लग गई। तमिलनाडु की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, छात्रों ने स्कूलों में हड़ताल कर दी, जगह जगह प्रदर्शन हुए, लोग गिरफ्तार हुए और कुछ ने तो जान तक देने की कोशिश की। राजा जी को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। लोग कहने लगे कि ये तो हमारी संस्कृति पर इतना बड़ा हमला है कि हम इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरकार 3 साल बाद सन 1940 में सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ गया, लेकिन तब यह विवाद बहुत गहरा असर छोड़ चुका था। दक्षिण भारत में लोगों को लगने लगा था कि हिंदी को जबरन थोपा जा सकता है और यह डर आने वाले दशकों तक बना रहा। खैर, इसके बाद जब भारत आजाद हुआ और भारत ने बनाया अपना खुद का संविधान, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी सारी भाषाओं वाले देश में सबको कैसे बराबरी दी जाए, सबको कैसे एक भाषा में पिरोया जाए। और यहीं से भाषा को लेकर संवैधानिक अधिकारों की नींव पड़ गई। संविधान कहता है कि हर नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा हक है। इसे अनुच्छेद 29 में लिखा भी गया है। मतलब अगर आप तमिल, कश्मीरी, मैथिली या बोडो बोलते हैं तो कोई भी आपको इससे रोक नहीं सकता। साथ ही अनुच्छेद 30 ये भी कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक अपने स्कूल और अपने संस्थान भी चला सकते हैं ताकि उनकी भाषा जिंदा रहे। संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कहीं भी रहने और बोलने का अधिकार है। अब अगर बात शिक्षा की करें तो संविधान कहता है कि 6 साल तक के बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहिए। ये बात अनुच्छेद 350A में लिखी गई है।
और अगर कोई राज्य हिंदी भाषाई नहीं है तो उसे अपने लोगों को केंद्र सरकार से संवाद के लिए अपनी भाषा में सुविधाएं देनी चाहिए। ये बात अनुच्छेद 350B में लिखी गई है। इतना ही नहीं, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तब तो उसमें सबसे पेचीदा सवालों में यही एक सवाल था कि क्या भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या फिर हमें अपनी भाषाई विविधता को ही अपनी ताकत बना लेनी चाहिए। नेहरू, अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे बड़े नेताओं की राय बिल्कुल साफ थी। भारत जैसे विशाल और विविध देश में एक ही भाषा को थोपना एकता नहीं बल्कि बिखराव की एक नींव हो सकती थी। इसलिए संविधान में एक नया रास्ता निकाल कर लाया गया, 8वीं अनुसूची, यानी उन भाषाओं की एक सूची जिसे केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त भाषाएं मानती है। जब संविधान 1950 में लागू हुआ तब इस सूची में हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, पंजाबी जैसी सिर्फ 14 भाषाएं थीं। इन भाषाओं को पढ़ाई, प्रशासन, साहित्य, मीडिया और यहां तक कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाने की इजाजत दी गई। धीरे धीरे जैसे जैसे देश में भाषाई आंदोलन बढ़े वैसे वैसे ये सूची भी बड़ी होती चली गई। जैसे 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ दिया गया था। आज इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और ये सिर्फ सांस्कृतिक पहचान का मामला नहीं है बल्कि संवैधानिक ताकत का प्रतीक भी है। लेकिन अब विवाद यहां से शुरू होता है। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती हैं, फिर भी सिर्फ और सिर्फ 22 को ही यह दर्जा मिला है। भोजपुरी, राजस्थानी, गढ़वाली, अंगिका, टुलू, हो, तिव और न जाने कितनी भाषाएं पिछले कई सालों से 8वीं अनुसूची में शामिल होने की लगातार मांग कर रही हैं। कहीं धरने हो रहे हैं, कहीं जनप्रतिनिधि संसद में प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन सरकारें सावधान हैं। उनका तर्क है कि अगर हर क्षेत्रीय बोली को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तो प्रशासनिक कामकाज मुश्किल हो जाएगा और राजनीतिक संतुलन भी बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इसलिए 8वीं अनुसूची सिर्फ एक भाषाओं की लिस्ट ही नहीं है, ये भारत की भाषाई राजनीति का एक दर्पण भी है। दोस्तों, जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब देश के सामने एक बड़ा सवाल यह भी रखा गया कि हमारी राजभाषा कौन सी होगी। देश इतना बड़ा, इतनी सारी भाषाएं, लेकिन सरकार को एक कामकाज की भाषा चाहिए थी। संविधान में तय हुआ कि हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया जाए, लेकिन एक शर्त रखी गई, ये थी कि अंग्रेजी को 15 साल तक सहायक भाषा के रूप में चलने दिया जाएगा, यानी कि 1965 तक। संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा गया कि 26 जनवरी सन 1965 से हिंदी को पूरी तरह से राजभाषा मान लिया जाएगा। उस समय नेताओं को लगा था कि इतने सालों में देश हिंदी सीख जाएगा और अंग्रेजी की जरूरत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन हर किसी को यह बात रास नहीं आई। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु को यह लगा कि यह भाषाई जबरदस्ती है। उन्हें डर था कि अगर हिंदी थोप दी गई तो उनकी भाषा, संस्कृति, पहचान ये सब खत्म हो जाएगी। शायद ये सही भी होगा। और इस डर की जड़ें सन 1937 वाले पुराने विवाद में छुपी हुई थी, जब हिंदी को स्कूलों में जबरन पढ़ाने की कोशिश की गई थी। अब 1965 आने वाला था और तमिलनाडु इस बार पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो पेरियार के द्रविड़ आंदोलन से निकली एक पार्टी थी, इस विरोध की अगुवाई कर रही थी। सीएन अन्नादुरई, जो बाद में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषा नहीं, उत्तर भारत की संस्कृति हमारे ऊपर थोपने की ये एक प्रबल कोशिश है। जनवरी 1965 में आंदोलन भड़क उठा। हजारों छात्र, शिक्षक और आम लोग सड़कों पर उतर आए। रेलें जलाई गईं, सरकारी इमारतों पर हमले हुए, पुलिस से झड़पें हुईं और कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। पुलिस फायरिंग में कई लोगों की मौत तक हो गई। तमिलनाडु जल रहा था और अब दिल्ली तक इसकी गर्मी पहुंच रही थी। आपको हैरानी होगी, लेकिन इस मामले पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को संसद में सफाई देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि हिंदी को तो राजभाषा बनाया जाएगा, लेकिन अंग्रेजी का सहायक भाषा के रूप में प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक गैर हिंदी भाषी लोग चाहें।
ये वही बात थी जिसे बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1967 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अमेंडमेंट द्वारा स्थायी रूप से लागू किया, जिसमें अंग्रेजी के सहअस्तित्व को बिना समय सीमा के मान्यता दे दी गई। हालांकि इसी समय देश में त्रिभाषा सूत्र की भी बात चल रही थी। देखिए, सरकार को यह समझ में आया था कि कोई एक भाषा पूरे देश पर थोपना ना तो व्यावहारिक है और ना ही लोकतांत्रिक। इसी पृष्ठभूमि में 1964 में एक शिक्षा आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। उन्होंने बहुत ही संतुलित सुझाव दिया कि देश के हर छात्र को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। एक अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा, और तीसरी अंग्रेजी या कि कोई विदेशी भाषा। इसका मकसद यह था कि हर बच्चा अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, राष्ट्रीय स्तर पर संवाद भी कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा भी सीख ले। इस सिफारिश को 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल कर लिया था। इसे कहा गया त्रिभाषा फॉर्मूला यानी त्रिभाषाई सूत्र। अब उम्मीद यह की गई कि उत्तर भारत के बच्चे हिंदी और अंग्रेजी और किसी दक्षिण भारतीय भाषा को सीख लेंगे और दक्षिण भारत के बच्चे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी को पढ़ना सीख लेंगे। असल में ये नीति कागजों पर तो अच्छी थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कभी ठीक से लागू ही नहीं हो सकी। उत्तर भारत के स्कूलों में तीसरी भाषा जैसे तमिल या बांग्ला को गंभीरता से लिया ही नहीं गया और तमिलनाडु ने तो इस फॉर्मूले को सीधे तौर पर खारिज ही कर दिया। मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में राज्य ने 2 भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी अपनाई। दोस्तों, तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कभी भी 3 भाषा के फॉर्मूले को लागू ही नहीं किया, बल्कि भारतीय भाषाओं हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं पर अंग्रेजी को प्राथमिकता दी। वहां आज भी सिर्फ तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। सरकारों ने कोशिश की है कि भाषा के नाम पर देश बटे नहीं, लेकिन 3 भाषा फॉर्मूला एक ऐसा आइडिया बन गया है जो आज हर सरकार के दस्तावेजों में रहा, लेकिन कभी राज्यों में समान रूप से कभी जीवित ही नहीं रहा। ये नीति आज भी मौजूद है, लेकिन ये एक ऐसी ही नीति है जैसे कि एक पुरानी किताब जो अलमारी में रखी तो है पर कोई उसे पढ़ना नहीं चाहता। दोस्तों, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ये तीनों राज्य अपनी जबान और संस्कृति को लेकर हमेशा से गर्व महसूस करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ भाषा को लेकर तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में कुछ संगठन कहते हैं कि जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें मराठी बोलनी चाहिए। उनका मानना है कि अगर आप मराठी नहीं बोलते तो आप मराठी अस्मिता यानी मराठी पहचान का अपमान कर रहे हैं। ठीक इसी तरह कर्नाटक में भी कुछ लोगों का मानना है कि बेंगलुरु जैसे शहरों में हिंदी और अंग्रेजी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और कन्नड़ भाषा पीछे छूट रही है। इसीलिए वहां कन्नड़ अनिवार्यता की मांग उठ रही है, यानी दुकान के बोर्ड, स्कूल, सरकारी नौकरी जैसे हर जगह कन्नड़ को जरूरी बनाया जा रहा है। धीरे धीरे ये मांग सिर्फ भाषा की ही नहीं हो रही है, अब ये राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। कई बार महाराष्ट्र में गैर मराठी टैक्सी चालकों या मजदूरों को निशाना बनाया गया। कर्नाटक में भी कुछ लोग हिंदी भाषाइयों के खिलाफ विरोध जताते हैं। ऐसे में भाषा एक पहचान की लड़ाई बन गई है। लेकिन हमारे संविधान का अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 हर नागरिक को यह हक देता है कि वो अपनी भाषा बोलें, सीखें और सिखाएं। दिक्कत तब होती है जब भाषा के नाम पर लोगों को बांटा जाने लगता है, जैसे हम बनाम वो। आजकल कई क्षेत्रीय पार्टियां जैसे डीएमके जो कि तमिलनाडु की है, टीएमसी जो बंगाल से है, बीजेडी जो उड़ीसा से है, सवाल उठाते हैं कि क्या केंद्र सरकार हिंदी को जबरन बढ़ावा देकर बाकी भाषाओं को पीछे तो नहीं कर रही है। वर्ष 2022 में जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी को अंग्रेजी की जगह ले लेनी चाहिए, तो दक्षिण भारत में इसका जोरदार विरोध हुआ। और ये विरोध ये दिखाता है कि भाषा आज भी देश में एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, बस नए रूप में और नई जगहों पर। दोस्तों, तो भाषाई विवाद का असल समाधान क्या है? असल में भाषा का झगड़ा तभी होता है जब किसी को लगता है कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है। तो सबसे पहला समाधान तो यही है कि किसी एक पर कोई भाषा थोपी ना जाए। अगर किसी राज्य के लोग मराठी, कन्नड़ या तमिल बोलते हैं तो बाहर से आने वाले लोगों को भाषा बोलने की कोशिश तो एटलीस्ट करनी चाहिए ना, लेकिन सम्मान के तौर पर, मजबूरी के तौर पर नहीं। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को भी समझना होगा कि जो बाहर से आए हैं उन्हें थोड़ा समय लगेगा। बात प्यार से होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं।
अगर वाकई भाषा सिखाने की इतनी दिलचस्पी है और कोई राजनीति नहीं है तो थप्पड़ मारने की जगह किताब भी तो दे सकते हैं। थप्पड़ से तो कोई सीखने वाला नहीं। इसके अलावा सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो सब भाषाओं को बराबरी से बढ़ावा दे, ना कि किसी एक भाषा को ऊपर और बाकी को नीचे दिखाए। स्कूलों में सभी को अपनी मातृभाषा के साथ साथ दूसरी भाषाओं को सीखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो मौका होना चाहिए, दबाव नहीं। और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास हैं, जैसे ट्रांसलेशन ऐप्स, सोशल मीडिया, उन्हें भाषा के नाम पर लड़ाई करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आखिर में भाषा का मतलब लड़ना नहीं होता है, भाषा का मतलब होता है जोड़ना। जब हम एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे तभी असली ताकत पैदा होगी। दोस्तों, जिस विवाद की शुरुआत 1937 में सी राजगोपालाचारी के स्कूलों में हिंदी अनिवार्यता के एक फैसले से हुई थी, वो आज भी लगभग 90 साल बाद तक सड़कों पर मारपीट और राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच चुका है। तब यह सवाल था कि क्या एक भाषा भारत को जोड़ सकती है, और आज यह सवाल है कि क्या भाषा की वजह से हम बंट रहे हैं। हर दशक में भाषा का मुद्दा एक नया रूप लेता है, कभी आंदोलन, कभी संसद में बहस, और अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स और सड़क पर हिंसा। लेकिन एक बात नहीं बदली है कि भाषा आज भी सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है, यह पहचान है और गर्व है। सवाल यह नहीं है कि कौन सी भाषा ज्यादा महान है, सवाल यह है कि क्या हम किसी भी भाषा का सम्मान कर सकते हैं जैसे हम अपनी भाषा से करते हैं। क्योंकि अगर भाषा को लेकर हमारा दिल खुला रहेगा तो देश की और भी सारी चीजें खुली और मजबूत रहेंगी। वरना एक दिन ऐसा आएगा जब हम बोल तो रहे होंगे पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। अगर आप देश सेवा आईएएस आईपीएस बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का। क्योंकि अब स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी लेकर आया है यूपीएससी आईएएस की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर। क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड़ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी आईक्यू का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। जीएस फाउंडेशन, सीसेट, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। और सबसे खास बात, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू ऐप।